पिछली कुछ क्लासों में हमारी बातें करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट, उसके बेसिक लॉ मतलब ओम्स लॉ पे हुई है और यहाँ तक करते करते हम ओम्स लॉ के डेरिवेशन तक पहुँचे थे। और ओम्स लॉ के डेरिवेशन वाले पार्ट में हमें एक रिलेशन R इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वायर इंटू टाउ L बाय ए मिला था, जिसमें पहला फैक्टर अगर हम देखें तो ये बेसिकली मटेरियल का कांस्टेंट है और इसीलिए इसका नोटेशन हमने रो यूज किया था और L बाय ए। बाद में ओम्स लॉ से हमने देखा ये V बाय आई के बराबर हो सकता है। अब ये रिलेशन जो है नेक्स्ट वाला, इसमें लेंथ और एरिया भी है, यानी ये शेप एंड साइज का प्रॉपर्टी बन जाता है। यानी अगर हम सेम मटेरियल, सेम पदार्थ से डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनाएं, वस्तु बनाएं, जैसे सिल्वर से हम वायर बना लें, सिल्वर से हम क्यूब बना लें, सिल्वर से हम चेन बना लें, सिल्वर से और कोई ऑर्नामेंट बना दें, तो मटेरियल तो वहाँ सेम रहा, पदार्थ सिल्वर ही रहा, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो गए। एक वायर हो गया, वो एक अलग तरह का ऑब्जेक्ट है, उसका शेप एंड साइज अलग है। चेन हमने बात की, उसका शेप एंड साइज अलग है। क्यूब हमने बात की, उसका शेप एंड साइज अलग है। यानी अलग अलग वस्तुओं के सेम मटेरियल से बने होने के बावजूद शेप एंड साइज डिफरेंट होंगे, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस शेप एंड साइज, लेंथ और एरिया पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए रेजिस्टेंस अलग होगा। एक बात और, ओम्स लॉ से V बाय आई जो आया, इसका मतलब ये नहीं कि V और I जब रहेगा तभी रेजिस्टेंस होगा। आप सर्किट में रेजिस्टेंस के वायर को या ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करें या नहीं करें, रेजिस्टेंस हमेशा ही मौजूद रहना है। ओके, ये कौन सा बात बताता है? तो पहला रिलेशन, इसमें कोई भी और किसी भी I की बात नहीं है। चलिए अब आगे, जब हम मटेरियल की प्रॉपर्टी की यहाँ बात कर रहे हैं, तो ये जो आपने सिंबल रो यूज किया है उसका फॉर्मूला m डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वायर टाउ। अब ये भी आपको मटेरियल की प्रॉपर्टी है। मटेरियल की प्रॉपर्टी क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो n है वो नंबर डेंसिटी है। नंबर डेंसिटी कहने का मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अगर आप डिफरेंट मटेरियल की बात करेंगे, सिल्वर की बात करेंगे, कॉपर की बात करेंगे, आयरन की बात करेंगे, तो सब में n का वैल्यू डिफरेंट होगा। अगर सिल्वर की बात करेंगे तो कॉपर के तुलना में नंबर डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा होगा, यानी उसकी रेजिस्टिविटी कम होगी, मतलब उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, वो बेटर कंडक्टर होगा। और इसके लिए आपको NCERT में टेबल नंबर 3.1 जब देखेंगे तो वहाँ पर सभी मटेरियल को अरेंज करके रेजिस्टिविटी दिया हुआ है। उसमें दिखाया है कि जो मेटल है उसका रेजिस्टिविटी 10⁻⁻8 से लेकर के 10⁻⁻6 ओम मीटर के आसपास, जबकि वहीं पे इंसुलेटर की बात किए तो उसकी रेजिस्टिविटी 10⁻18 टाइम्स ग्रेटर हो जाता है इन कंपेरिजन टू मेटल। तो वो टेबल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन देता है। अब हम लोग आ जाते हैं इसके दूसरे फार्मूले पे। अगर हम यहाँ से फार्मूला लें तो इसको R इंटू क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, A डिवाइडेड बाय L। और अगर R को हम V बाय आई लिखें तो हमारे लिए एक फार्मूला V बाय आई A बाय L भी हो जाएगा। तो ये तो फार्मूले की बात हो गई। मैं अक्सर कहता हूँ कि कंपेयर करके पढ़ लेंगे तो चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, रेजिस्टेंस में एक बात क्लियर हो गई कि प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट है, रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। ओके, अब SI यूनिट की बात करें, रेजिस्टेंस, वहाँ हम लोगों ने जब ओम्स लॉ पढ़ा था तो वहाँ पर ओम के नाम पर ही इसका सिंबल ऐसा, मतलब ये ओम है। अब डायमेंशन अगर निकालना चाहेंगे तो डायमेंशन निकालने के लिए आपके पास फार्मूला होगा। जैसे R इज इक्वल टू आपने V बाय आई लिखा है, V को W बाय Q लिख सकते हैं इंटू I, और W बाय Q को I इंटू T लिख सकते हैं। ओके, तो इंटू I, यहाँ पर वर्क का आप डायमेंशन दे दीजिए, तो वर्क का डायमेंशन क्या होता है, M
एल स्क्वायर टी माइनस, है ना, 2। और अगर हम आई की बात करें तो नीचे 2 बार है, यानी यहाँ पर a माइनस 2 हो जाएगा और t फिर एक ऊपर जाएगा, तो फाइनली आपके पास m एल स्क्वायर टी माइनस 3 a माइनस 2, ये जो है वो डायमेंशन हो जाएगा रेजिस्टेंस का। हम लोग जो भी क्वांटिटी पढ़ रहे हैं अभी अक्सर इस हैबिट में है कि उसके यूनिट्स एंड डायमेंशन तो ज़रूर जान जाएं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स जब बनाएंगे ये सब काफ़ी काम आता है। अगर यहाँ पर हम एसआई यूनिट की बात करें तो यहाँ से देखिए रेजिस्टेंस का ओम लिख दिया आपने, और लेंथ का मीटर, एरिया का मीटर, 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बेसिकली ओम मीटर। इसको लिखने का तरीका है ओम, है ना, मीटर जब लिखें तो बीच में एक हाइफन दे दें, क्योंकि अगर केवल ओम मीटर एक साथ लिख देंगे तो उसका मतलब होता है ओम को मेजर करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट, वो इंस्ट्रूमेंट का नाम हो जाएगा, यूनिट का नहीं। अब देखिए अगर ओम तक के डायमेंशन को देखें तो हमारे पास इतना है और उसमें एक मीटर आया, मतलब मीटर एक बार मीटर मतलब लेंथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर एम एल क्यूब टी माइनस 3 ए माइनस 2 हो जाएगा। ओके, ये तो बातें हो गई यूनिट एंड डायमेंशन की। अगर रेजिस्टेंस के नेचर की बात करें, फिजिक्स में क्वांटिटी के 2 ही नेचर होते हैं, एक से तीसरा भी होगा लेकिन 2 अभी आपको ज़्यादा फेमस मिलेंगे, एक वेक्टर दूसरा स्केलर। स्केलर में भी 2 तरह के होते हैं, एक आपको पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। तो रेजिस्टेंस बेसिकली एक पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, और रेजिस्टिविटी भी आपको सेम मतलब पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी है। इन सभी पॉइंट्स को आपको याद रखना चाहिए। अब हमें ये देखना है कि ये रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पर पहली बात तो बहुत क्लियर हो चुकी है, एन मतलब नंबर डेंसिटी, जो डिफरेंट मटेरियल का डिफरेंट होता है। तो पहला चीज़ ये नेचर ऑफ, है ना, मटेरियल पे डिपेंड करेगा। अगर नेचर ऑफ मटेरियल डिफरेंट हो तो रेजिस्टिविटी डिफरेंट होगा। एंड दूसरा अगर आ जाएं तो वहाँ पर एक फैक्टर यहाँ पर टाउ के बारे में हमने वहाँ बताया था जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात कर रहे थे, तो वहाँ पर ये बात उभर करके सामने आ गई थी, बड़ी क्लियर थी कि ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है और बेसिकली ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो आप रेजिस्टिविटी का दूसरा फैक्टर, है ना, टेम्परेचर भी देख सकते हैं, इन बातों पे डिपेंड करता है। अब रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में चूँकि रो है, तो रो जिन बातों पे डिपेंड किया उस पर तो डिपेंड करेगा ही करेगा, प्लस ये 2 और फैक्टर पे काम करेगा। यानी तीसरा इधर अगर हम देखें तो एक तो लेंथ, है ना, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है जिसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और चौथा फैक्टर एरिया जिसके ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आप रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 4 फैक्टर पे डिपेंड करेगा, रेजिस्टिविटी सिर्फ 2 फैक्टर पे डिपेंड करेगा। ये बातें हो गई। अभी तब इन बातों से ये क्लियर है कि रेजिस्टिविटी जो है ना, रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट है किस पे? तो आप बोल सकते हैं लेंथ एंड एरिया। लेंथ एंड एरिया मतलब सीधे सीधी बोल दें शेप एंड साइज। ओह, रेजिस्टिविटी ऑफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्या? शेप एंड साइज। जबकि रेजिस्टेंस की बात करें तो आपको ये मिलेगा कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, ये डिपेंड करता है किस पे? हाँ, किस पे डिपेंड करता है? तो शेप एंड साइज ऑल्सो, शेप एंड साइज। शेप एंड साइज का एक कॉमन टर्म है, डायमेंशन भी बोलते हैं। ओके, हेंस ऑन चेंजिंग शेप एंड साइज, शेप एंड साइज कैसे चेंज कर सकते हैं? तरीके से स्ट्रेच करके, कंप्रेस करके, ऐड करके, कट करके, हैमर करके, मोल्ड करके, रिकास्ट करके, और भी कुछ टर्म हो सकते हैं, फोल्ड करके, ठीक है, ट्विस्ट करके। तो इन सभी तरीके से जब आप
चेंज करेंगे किस चीज़ को, शेप एंड साइज, रेजिस्टिविटी विल नॉट चेंज, रेजिस्टिविटी विल नॉट चेंज, क्योंकि इसको शेप एंड साइज पे डिपेंडेंसी नहीं है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है, पदार्थ की प्रॉपर्टी है। और आप इतने तरह के फेनोमेना जब करेंगे तब भी आप उसके मटेरियल को तो चेंज नहीं कर रहे हैं, उसके पदार्थ को चेंज नहीं कर रहे हैं, इसीलिए पदार्थ की प्रॉपर्टी एज इट इज रह जाएगी। जबकि आप रेजिस्टेंस की बात करें तो शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है, हेंस आप बोलेंगे इट विल चेंज, बेसिकली इट विल चेंज, किस चीज़ से चेंज करेगा, ऑन चेंजिंग शेप एंड साइज, शेप एंड साइज, ऑन चेंजिंग शेप एंड साइज, इस सारे प्रोसेस से, इसमें से किसी भी प्रोसेस से आपने शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज कर दिया, ठीक है, तो उससे आपका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। ये बात याद रखेंगे। कई बार क्वेश्चन आता है स्ट्रेच करके लेंथ को डबल कर दिया, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या चेंज आएगा, तो वहाँ लोग अक्सर ये कन्फ्यूजन में रह जाते हैं। रेजिस्टिविटी तो चेंज होना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि आपने मटेरियल चेंज नहीं किया है। हाँ, टेम्परेचर चेंज करते तो वो उसकी चेंज होने की पॉसिबिलिटी होती, लेकिन यहाँ तो हमने स्ट्रेच करके उसके शेप एंड साइज को चेंज किया है, तो रेजिस्टिविटी वही रहेगा जो पहले था, रेजिस्टेंस बदल जाएगा। उसका कैलकुलेशन करने का तरीका है जो हम लोग सीख लेंगे। ओके, यहाँ तक बहुत सारी बातें, सभी बातें आप नोट कर लें। नोट कर लेने के बाद हम लोग कुछ और भी चीज़ों को देख लेते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे हम यहाँ बात करेंगे कंडक्टिविटी, एक नया चीज़ है आपके लिए। इसको अगर डिफाइन करें, है ना, डिनोट तो करते हैं सिग्मा से। बेसिकली ये इज इक्वल टू हो जाता है 1/ρ, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कंडक्टिविटी। इस तरह से अगर आप सिग्मा के फॉर्मूले की बात करेंगे तो देखिए क्या होगा, ऊपर NE² टाउ चला जाएगा और नीचे m आ जाएगा। ये फार्मूला बदल गया, यहाँ भी फार्मूला बदल सकता है, आप उसका रेसिप्रोकल फाइंड कर सकते हैं। और इसी तरह से एक इस तरफ भी क्वांटिटी आएगा, जिस क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं क्या, कंडक्टांस, कंडक्टिविटी और साथ ही साथ कंडक्टांस, रेजिस्टिविटी से कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस से कंडक्टांस। ये G से डिनोट करते हैं जो कि 1/रेजिस्टेंस होता है। अब यहाँ भी चूँकि ये रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है, फार्मूला उलट जाएगा, और फार्मूला अगर उलट गया तो नया फार्मूला आपके पास कैपिटल G का क्या होगा वो देख लीजिए। ये होगा आपके पास ऊपर में NE² टाउ डिवाइडेड बाय m, और वहाँ L/A था, A/L हो जाएगा। अब इन सब चीज़ों के SI यूनिट भी रेसिप्रोकल में हो जाएंगे, और रेसिप्रोकल में आप अगर SI यूनिट करेंगे तो इसको ओम के ऊपर -1 लिखना पड़ेगा, 1/ओम, और ये तब, है ना, बन जाएगा MHO, मो, ठीक है। कभी कभी इसको साइमन भी बोलते हैं, इसको साइमन भी बोलते हैं। अभी अगर आप डायमेंशन की बात करेंगे तो जिसके जिसके पावर पॉजिटिव थे उसको नेगेटिव कर लीजिए, क्योंकि रेसिप्रोकल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ओके, ये प्लस पावर हो जाएगा और ये प्लस पावर हो जाएगा। बाद बाकी सभी फैक्टर्स एज इट इज रहेंगे। जहाँ पर आपने रेजिस्टेंस लिखा है वहाँ पर कंडक्टांस लिख दीजिए, मतलब कंडक्टांस भी शेप एंड साइज चेंज होने पे चेंज होगा। ओके, और इस साइड अगर आप डायमेंशन की बात करेंगे तो पर ओम पर मीटर, पर ओम को तो आपने MHO लिख दिया, मो मीटर, मो पर मीटर। ओके, इसी को साइमन पर मीटर भी कहते हैं। और यहाँ भी आपको डायमेंशन जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस करना होगा, ठीक है, माइनस करना होगा, जहाँ माइनस था वहाँ पर प्लस कर देना होगा। ये भी पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी है, ये भी इन बातों पे डिपेंड करेगा। और जहाँ आपने रेजिस्टिविटी की बात की थी कि इंडिपेंडेंट है शेप एंड साइज का, आपका कंडक्टिविटी भी शेप एंड साइज का इंडिपेंडेंट है।
वो स्ट्रेच करने, कंप्रेस करने, ऐड करने, कट करने, हैमर करने पे चेंज नहीं होगा। तो इस तरह से आपने रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी का सारा डिटेल देख लिया।